हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है दैट इज़ कोरिलेटिव कंजंक्शंस एंड देयर पैरेलल स्ट्रक्चर। यानी कि हमने पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कोरिलेटिव कंजंक्शंस को। एक बार आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होती हैं। ये हमेशा पेयर में यूज़ होती हैं, यानी इनका जोड़ा बना हुआ होता है। और दूसरी बात ये कि ये यूज़ होती है दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए या फिर कंट्रास्ट के लिए। और इनकी एग्जांपल है, यानी कि जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है वो है हमारे पास बोथ और एंड, आइदर और, नीदर नॉर, नॉट बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जस्ट एज सो, वेदर और। हमने लास्ट लेक्चर में इन सभी को डिस्कस किया था कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं। आज हमने देखना है इनके पैरेलल स्ट्रक्चर को, यानी कि जब हम ये कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज़ करें तो उसमें यानी उन कंजंक्शंस के पीछे और आगे क्या चीज़ होनी चाहिए, कैसे वो पैरेलल होने चाहिए। व्हेन वी यूज़ कोरिलेटिव कंजंक्शंस इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज़ पैरेलल स्ट्रक्चर स्पेशली इन फॉर्मल राइटिंग। यानी फॉर्मल राइटिंग से मुराद ये है कि जब आप प्रोफेशनली लिख रहे हों या फिर एग्ज़ाम में लिख रहे हों तो आपने क्या करना है कि जब आप इन कंजंक्शंस को यूज़ करें तो पैरेलल स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब पैरेलल स्ट्रक्चर चीज़ क्या है? Parallel structure requires both elements that are joined by the correlative conjunctions to be equal। यानी कि अब जब correlative conjunction यूज़ कर रहे हों तो उसके दोनों साइडों पे जो चीज़ आपने लिखी है वो इक्वल हो। यानी कि एक तरफ आपने फ्रेज़ लिखा है, नाउन फ्रेज़ लिखा है, और इसके बाद correlative conjunction लगाई है तो उसकी दूसरी साइड पे भी आपके पास नाउन फ्रेज़ ही होना चाहिए। अगर आपने एक तरफ वर्बियल एडवर्बियल क्लॉज लगाया तो दूसरी तरफ भी एडवर्बियल क्लॉज ही होना चाहिए। अगर आपने एक तरफ इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाया तो दूसरी तरफ भी इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होना चाहिए। ये होता है पैरेलल स्ट्रक्चर, यानी कि दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, दिस हाउस इज़ बोथ लार्ज एंड कोजी। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज़ हुई है दैट इज़ बोथ, और दूसरी जो यूज़ हुई है उसके साथ जो पेयर में यूज़ होती है वो है एंड। यानी कि यहाँ हम कह रहे हैं कि ये घर बड़ा भी है और कोजी भी है। कोजी का मतलब होता है आरामदेह, यानी कि कंफर्टेबल। अब देखिए हमने बहुत लार्ज एंड कोजी लिखा है। अब यहाँ पे टू एडजेक्टिव्स यूज़ हुए हैं, यानी कि लार्ज और कोजी दोनों ही आपके पास एडजेक्टिव्स हैं, और इनको हमने जोड़ा है बोथ और एंड से। यानी कि अब ये इक्वल है क्योंकि हमने दोनों तरफ ही एडजेक्टिव लगाया है। लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स इधर गो स्विमिंग और गो शॉपिंग। यहाँ पे आप देखें हम कह रहे हैं कि या तो हम स्विमिंग करने जाते हैं या फिर हम शॉपिंग करने जाते हैं। टू वर्ब फ्रेजेस आर जॉइंड, हमने दो वर्ब फ्रेजेस को जोड़ा है। जो आपके पास गो स्विमिंग है ये आपके पास वर्ब फ्रेज है, और दूसरी तरफ जो हमने गो शॉपिंग लगाया है ये भी हमारे पास वर्ब फ्रेज है। इधर योर फादर विल पिक यू अप और यू विल गेट अ राइड होम विद अ फ्रेंड। यहाँ पे भी आप देखें इधर और हमने कंजंक्शन यूज़ की है, और हमने बोला योर फादर विल पिक यू अप, या तो तुम्हें तुम्हारे फादर पिक कर लेंगे या फिर तुम अपने फ्रेंड के साथ राइड लेके घर चले जाओ। दो ही ऑप्शन हैं, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे भी देखिए आपने क्या किया है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ दिया। ये होता है पैरेलल स्ट्रक्चर। यूजिंग कोरिलेटिव कंजंक्शंस टू जॉइन नॉन पैरेलल स्ट्रक्चर इज़ कंसिडर्ड इनकरेक्ट। यानी कि अगर आप इस तरह नहीं करेंगे और इसको इक्वल नहीं रखेंगे तो ये इनकरेक्ट कंसिडर होगा। एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज बोथ अ लॉन्ग मूवी एंड बोरिंग। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। क्योंकि एक तरफ आपने क्या किया, नाउन फ्रेज लगा दिया अ लॉन्ग मूवी, और दूसरी तरफ आप लगा रहे हैं बोरिंग जो कि आपके पास एडजेक्टिव है। तो ये दोनों चीज़ें गलत हो जाती हैं, यानी पूरा सेंटेंस ही आपके पास रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद है आई एम नॉट श्योर वेदर द वाइट पेंट और पेंटिंग इट ग्रीन वुड बी बेटर। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि मुझे यकीन नहीं है कि आया जो वाइट पेंट है वो बेहतर लगेगा या फिर घर को ग्रीन मतलब कि ग्रीन पेंट कर देना ज़्यादा बेहतर होगा। एक तरफ आप लगा रहे हैं नाउन फ्रेज और दूसरी तरफ आप वर्ब फ्रेज लगा रहे हैं, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। अगर आप एक तरफ वर्ब फ्रेज लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ भी वर्ब फ्रेज लगाएं, या एक तरफ नाउन फ्रेज लगा रहे हैं तो दूसरी साइड पे भी आप नाउन फ्रेज ही लगाएं। इधर योर फादर विल पिक यू अप और अ फ्रेंड, यहाँ पे भी आपने एक तरफ तो इंडिपेंडेंट क्लॉज लगा दिया और दूसरी तरफ सिर्फ नाउन फ्रेज लगा दिया, तो ये रॉन्ग है। आप दोनों तरफ ही इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाइए या फिर दोनों तरफ ही नाउन फ्रेज लगा दीजिए। नेक्स्ट है पंचुएशन, यानी कि हमने पंचुएशन यानी कि कोमा कहाँ पे यूज़ करना है जब हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस के थ्रू किसी चीज़ को जोड़ रहे होते हैं। When we use a correlative conjunction to join two independent clauses, we separate the two clauses with a comma। इस बात को आपने याद रखना है। आपने कोमा तब ही यूज़ करना है जब आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कोरिलेटिव कंजंक्शंस के थ्रू ज्वाइन कर रहे हो। इस बात को याद रखना है।
और जो दूसरी चीज़ है, जब आप कोई दो एलिमेंट्स को आपस में जोड़ रहे हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज नहीं हैं, तो आपने उसके दरमियान में कोमा नहीं लगाना। सबसे पहले हम ऊपर वाले की एग्जांपल देख लेते हैं, यानी कि जब हम टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को यूज़ करेंगे तो हम कोमा लगाएंगे। ईदर योर फादर विल पिक यू अप और यू विल गेट अ राइड होम विद अ फ्रेंड। यहाँ पे देखें ईदर और हमने यूज़ किया पेयर, तो और से पहले हमने कोमा लगा दिया। नॉट ओनली इज़ शी एन अवार्ड विनिंग सिंगर कोमा बट शी ऑल्सो रन्स ट्रैक। यहाँ पे भी हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन किया है, तो हमने बट ऑल्सो से पहले कोमा लगा दिया। शी नॉट ओनली क्लीन हर रूम बट शी ऑल्सो वॉश द डिशेज़। यहाँ पे भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। पहले में हम कह रहे हैं कि उसने ना सिर्फ कमरा साफ़ कर दिया बल्कि उसने बर्तन भी धो दिए, तो यहाँ पे भी हमने इसके सेंटर में हमने लगाया है कोमा। और वी जनरली डू नॉट यूज़ कोमास when the two elements being joined are not independent clauses। वही बात बताई जा रही है कि जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को नहीं जोड़े होते बल्कि टू एलिमेंट्स को जोड़े होते हैं, तो आपने बीच में कोमा नहीं लगाना। फॉर एग्जांपल दिस हाउस इज़ बोथ लार्ज एंड कोजी। आपने लार्ज और कोजी को ज्वाइन किया तो इसमें आपने कोमा नहीं लगाना। नेक्स्ट इज़ आई वॉन्ट टू पेंट द हाउस इधर वाइट और ग्रीन। यहाँ पे भी आप वाइट और ग्रीन का ऑप्शन दे रहे हैं, तो आपने इनके दरमियान में भी कोमा नहीं लगाना, क्योंकि हम दो एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। नीदर जमील नॉर मलिक एन्जॉयज़ प्लेइंग बास्केटबॉल। यहाँ पे आप जमील और मलिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी टू एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे भी आपने कोमा नहीं लगाना। आपने इस बात को याद रखना है कि जब भी आप टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करेंगे बाय कोरिलेटिव कंजंक्शंस, तो ही आपने कोमा लगाना है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि हमने देखना है जब हम दो अब कंजंक्शंस लगाने हैं तो उनके बाद हमने कौन सा वर्ब लगाना है, सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब एग्री कर रहा होगा, कौन सा वर्ब हमने लगाना है किस सब्जेक्ट के बाद। व्हेन वी जॉइन टू सब्जेक्ट्स विद अ कोरिलेटिव कंजंक्शन, जब हम दो सब्जेक्ट्स को कोरिलेटिव कंजंक्शंस के थ्रू जोड़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैन बी ट्रिकी। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट लकीली देयर आर सम वाइडली एक्सेप्टेड रूल्स टू हेल्प अस। लेकिन कुछ रूल्स ऑलरेडी बने हुए हैं ताकि हमें इजीली याद हो जाए कि हमने कहाँ पे कौन सा वर्ब लगाना है, किस सब्जेक्ट के साथ किस तरह का वर्ब लगाना है। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास तीन केसेस हैं। सबसे पहला जो केस है दैट इज़ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स, यानी कि जब आप बात कर रहे हो दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स की, दो सब्जेक्ट हैं और दोनों ही सिंगुलर हैं, यानी दो बंदे हैं, आप एक पहला बंदा सिंगुलर उसके बाद दूसरा बंदा सिंगुलर। इस तरह हम बात करेंगे इन जनरल व्हेन वी जॉइन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स यूजिंग अ कोरिलेटिव कंजंक्शन द वर्ब दैट फॉलोज शुड बी सिंगुलर। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को आप जोड़ेंगे तो आपने क्या करना है, वहाँ पे जो वर्ब आएगा वो भी हमारे पास सिंगुलर ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल नीदर द प्लम्बर नॉर द इलेक्ट्रिशियन इज़ हेयर येट। हमने एक प्लम्बर के बारे में बात की है, हमने एक इलेक्ट्रिशियन के बारे में बात की है, तो इसलिए हमने इज़ लगाया। हालांकि वो दो बंदे हैं बट दे आर सेपरेट, प्लम्बर और है इलेक्ट्रिशियन और है, और हमने इनको नीदर और नॉर के साथ जोड़ दिया है, और हमने इसका जो वर्ब लगाया वो है इज़। नॉट ओनली मलिक बट ऑल्सो डैनियल इज़ कमिंग विद अस। यहाँ पे भी दो सिंगुलर नाउन है, डैनियल भी एक बंदा है और मलिक भी एक बंदा है, और इनके साथ हमने लगाया इज़। नेक्स्ट देखिए, वन एक्सेप्शन टू दिस रूल इज़ व्हेन यूजिंग बोथ एंड इन दिस केस वी यूज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट। यानी कि हमने जितनी भी कोरिलेटिव कंजंक्शंस पढ़ी थी उनमें जब भी आपके पास दो सब्जेक्ट आए लेकिन वो दोनों ही सिंगुलर हों, तो आपने क्या करना है, सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। इस बात को याद रखना है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो क्या है कि जब आप कंजंक्शन यूज़ करें ना बोथ एंड, तो आपने क्या करना है, उसके बाद जो हम वर्ब लगाएंगे दैट विल नॉट बी सिंगुलर, वो आपके पास प्लूरल ही होगा। एग्जाम्पल देखिए, बोथ मलिक एंड डैनियल आर कमिंग विद अस। यहाँ पे भी देखिए मलिक एक ही है, डैनियल एक ही है, बट हमने जो कंजक्शन यूज़ किया उसकी वजह से हमने यूज़ किया है आर को। मलिक और डैनियल के साथ हमने यूज़ किया आर कमिंग विद अस। देन हमारे पास है दूसरा केस, यानी कि टू प्लूरल सब्जेक्ट्स, यानी कि हम बात कर रहे हैं व्हेन वी जॉइन टू प्लूरल सब्जेक्ट्स द वर्ब दैट फॉलोज शुड आल्सो बी प्लूरल। यानी जब आपके पास दो सब्जेक्ट्स हों और वो दोनों ही प्लूरल हों, एक से ज़्यादा बंदे हों, तो आप क्या करेंगे, उसके साथ जो वर्ब लगाएंगे वो भी आपके पास प्लूरल ही लगेगा। फॉर एग्जांपल नीदर द प्लम्बर्स नॉर द इलेक्ट्रिशियंस आर हेयर येट। यहाँ पे आप देखिए हम प्लम्बर के बारे में बात नहीं कर रहे, प्लम्बर्स के बारे में बात कर रहे हैं।
इलेक्ट्रिशियन एक बंदे के बारे में बात नहीं कर रहे बल्कि इलेक्ट्रिशियन ज़्यादा बंदों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आपके पास दोनों हो गए प्लूरल सब्जेक्ट्स। और इनके बाद जो हमने वर्ब लगाया दैट इज़ आर। हमने इज़ नहीं लगाया, हमने आर लगाया, यानी कि प्लूरल वर्ब ही लगाया। नॉट ओनली मलिक्स फ्रेंड्स, अब मलिक अकेले बंदे के बारे में बात नहीं हो रही, मलिक के दोस्तों के बारे में बात हो रही है। बट ऑल्सो डैनियल्स फ्रेंड्स, यहाँ पे भी सिर्फ डैनियल के बारे में बात नहीं हो रही बल्कि उसके दोस्तों के बारे में भी बात हो रही है। आर कमिंग विद अस, वो हमारे साथ आ रहे हैं, यानी कि मलिक के दोस्त भी और डैनियल के दोस्त भी हमारे साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास है प्लूरल सब्जेक्ट्स दोनों ही सेंटेंसेस में, तो आपने क्या किया, प्लूरल वर्ब ही लगाया। अब हमारे पास लास्ट केस है, यानी कि अगर हमारे पास एक जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो और दूसरा जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो हमारे पास प्लूरल हो, तो हम क्या करेंगे। पहले हमने देखा था कि दोनों ही सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमने सिंगुलर वर्ब लगाया था। उसके बाद हमने देखा कि अगर हमारे पास दोनों ही सब्जेक्ट प्लूरल हों तो हमने प्लूरल ही वर्ब लगाया था। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, हमने कहा कि एक सब्जेक्ट सिंगुलर है और दूसरा सब्जेक्ट जो हमारे पास है वो प्लूरल है। समटाइम्स वी जॉइन अ सिंगुलर सब्जेक्ट टू अ प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं और उनमें से एक सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होता है और दूसरा प्लूरल होता है। In this case, the majority of style guides state that the verb should agree with the noun that is closest to the verb. इसमें आपने सिंपल सा रूल याद रखना है कि जो आपके पास सब्जेक्ट वर्ब के क्लोज है ना, उसके हिसाब से आपने वर्ब लगा देना है। यानी कि जो आपके पास सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है, आपने उसके हिसाब से वर्ब लगाना है। फॉर एग्जांपल, एवरी डे बोथ द कैट एंड द डॉग्स, पहला सब्जेक्ट हमारे पास है कैट और दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास डॉग्स। बिल्ली एक है बट जो डॉग्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो डॉग्स के हिसाब से हम सब्जेक्ट लगाएंगे। डॉग्स प्लूरल हैं तो हम सब्जेक्ट वर्ब भी प्लूरल ही लगाएंगे। हमने लगाया वेक मी अप, यानी वेक लगाया, वेक्स नहीं लगाया, क्योंकि वेक्स आपके पास सिंगुलर वर्ब बन जाता है। लास्ट एग्जांपल देखिए, नीदर माई कज़न्स नॉर माई मोम, यानी पहले जो सब्जेक्ट हमारे पास है कज़न्स, ज़्यादा लोग हैं, और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास सिंगुलर है, मॉम एक ही है। तो हमने ये सब्जेक्ट क्या लगाया, सिंगुलर ही लगाया, यानी लाइक्स लगाया, लाइक नहीं लगाया। स्विमिंग, यानी कि ना तो मेरे कज़न्स को ना ही मेरी मॉम को स्विमिंग पसंद है। तो यहाँ पे भी आपने इस चीज़ को याद रखना है कि जब आपके पास एक सब्जेक्ट सिंगुलर हो और दूसरा प्लूरल हो तो आपने क्या करना है, सेकेंड वाले सब्जेक्ट को देखना है, उस सब्जेक्ट को जो वर्ब के करीब होगा, और वर्ब भी आप फिर उसी हिसाब से लगाएंगे। यानी कि अगर वो सिंगुलर है तो हमने वर्ब भी सिंगुलर लगाना है, और अगर आपके पास सब्जेक्ट सेकंड वाला प्लूरल है तो आपने वर्ब भी प्लूरल लगाना है। दिस वॉज अ लेक्चर फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।